क्या? तो चलिए शुरू करें। किसका इतिहास शुरू करेंगे? अवध का। इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? बंगाल का इतिहास पढ़े हैं। बंगाल का इतिहास पढ़े हैं तो बंगाल क्यों लिखें? अवध लिखेंगे। क्या पढ़ना है? अवध का इतिहास। अवध का इतिहास, ठीक है। तो अवध का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल वाला याद है सबको? सबको? सिर्फ तुमको होगा, ठीक है। और बाकी सबको? किसको किसको याद है? किसी को नहीं, सबको याद है। चलिए ठीक है। अगर अवध की बात करेंगे तो वर्तमान समय में बताए थे कि अवध जो है यूपी में है। वर्तमान में अवध कहाँ है? अवध जो है वर्तमान में कहाँ है? यूपी, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग देखे थे बंगाल को, तो बंगाल कहाँ हुआ करता था? अगर मैप में अगर हम लोग देखें तो मैप में हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में पड़ता है यूपी। ये क्या है? यूपी पड़ता है। और इस क्षेत्र में बिहार, बिहार के बाद झारखंड, फिर इधर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इधर उड़ीसा, और इधर हुआ करता था बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर ये सब मिलाकर क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। तो इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था, ये पूरा को मिला देते थे तो बंगाल होता था कि नहीं था? और अवध यूपी की अगर बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है अवध। कौन सा आता है? अवध। अवध। इतना बड़ा नहीं करिए, ना इंसाफी हो जाएगा। अवध हो जाएगा। ये क्या है? अवध। तो कहिएगा उस समय के बंगाल में जब बिहार था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, ओडिशा था और बांग्लादेश था, तो इस समय के अवध में भी तो कुछ होगा। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में अवध में क्या होगा? तो अवध की अगर बात किया जाए तो अवध में अभी का लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ। जानते हैं नहीं जानते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ हो जाएगा। अवध में अभी का हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। अवध में अभी का हो जाएगा बाराबंकी। बाराबंकी, ठीक है। और अवध में वर्तमान का हो जाएगा बहराइच। बहराइच, ठीक है। बहराइच हो जाएगा। तो ये सब लखनऊ। उसके बाद बोल सकते हैं फैजाबाद। फैजाबाद। फैजाबाद जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? अयोध्या। अयोध्या, ठीक है। योगी आदित्यनाथ नाम बदल दिया, फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिए? अयोध्या। तो इस्लाम धर्म का जितना भी नाम था यूपी में, जितना योगी जी को याद रहा, सबको क्या किए? हिंदू धर्म वाला नाम में बदल दिए। फैजाबाद वाला ये इस्लाम धर्म का नाम है तो अयोध्या कर दिए, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि वर्तमान में अवध के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बताइए अवध के अंतर्गत क्या क्या आता है? लखनऊ आता है, सुल्तानपुर आता है, बाराबंकी आता है, बहराइच आता है, फैजाबाद आता है। ये सबको मिलाकर क्या कहलाता था उस समय? अवध कहलाता। क्या कहलाता था? अवध। और अगर और कहीं प्राचीन काल में जाइएगा, पौराणिक कथाओं में जाइएगा, तो पौराणिक कथा में क्या हो जाता? कौशल राज, समझते हैं? इसी के क्षेत्र में पड़ता है कौशल राज। कौशल राज था। और कौशल राज उस समय उसका राजधानी अयोध्या था। क्या था? अयोध्या। हाँ बोलिए। अरे मतलब ये पौराणिक कथा मतलब ये समझे कि बहुत प्राचीन काल से भी पहले का भगवान का जो शासन चल रहा था। जैसे भगवान थे, ठीक नहीं थे? राम भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद उनका कथा जो हो जाता है, नहीं सुनते हैं? ठीक है। पुराण नहीं सुनते हैं, रामायण नहीं देखते हैं, महाभारत नहीं देखते हैं, वो सब पौराणिक कथा ही हुआ, ठीक है। देखना चाहिए और खास करके महाभारत देखना चाहिए, समझ गए ना? जैसे हम लिए हैं ना, महाभारत का बुक है ना, हम पढ़ते हैं उसको, आप लोग भी पढ़िए। और काफी संस्कृत का, संस्कृत के बाद उसका हिंदी में भी दिया हुआ है, तो पढ़ा कीजिए उसको, पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखिएगा, ठीक है। तो कौशल राज्य का क्या हुआ करता था? राजधानी अयोध्या हुआ करता था। उसको ही अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? अवध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवध। तो अब थोड़ा सा हम इसके इतिहास की ओर लेकर चलेंगे। तो अवध जिस प्रकार से बंगाल में शासन प्रशासन चल रहा था,
किसके मदद से? सूबेदार के मदद से। और क्या था? सॉरी, दीवान हुआ करता था। और एक और पद कौन था? सूबेदार। दीवान और सूबेदार, सूबेदार दो पद था। और दोनों की नियुक्ति कौन करता था? तो मुगल बादशाह करता था। औरंगजेब किया था बंगाल में। तो होता क्या है कि उसी प्रकार से शासन प्रशासन जब चलते रहता है, औरंगजेब का मृत्यु होता है कब? 1707 में। तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो याद करिए जिस प्रकार से बंगाल में मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। याद आया? किया था मुर्शिद कुली खां। उसी प्रकार से अवध में भी 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में अवध में भी स्वतंत्र शासन की स्थापना। बताइए 1722 ईस्वी में भी शासक कौन होगा? मोहम्मद शाह रंगीला ही होगा। कहां का शासक है ये? मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह। यानी बोल सकते हैं कि पूरे देश का राजा, पूरे देश का क्या? राजा। अब मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह था। शासन काल इसका कितना था? तो 1719 से लेकर 1748, 1748। अब 1748 इसी बीच में क्या आता है? 1722 आता है। बताइए, नाम रंगीला और काम भी क्या था? रंगीला। हमेशा ये अपने राज दरबार में क्या करवाते रहता था? एकदम नृत्य कार्यक्रम चलते रहता था। ऑर्केस्ट्रा अभी के समय का बोल सकते हैं, उस समय बोला जाता था क्या? रंगीन कार्यक्रम चल रहा था। तो शासन प्रशासन से, हाँ वही रंगारंग कार्यक्रम। तो शासन प्रशासन से कोई मतलब रखता था? शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं रखता था। और इसीलिए उधर बंगाल भी अपने आप को क्या कर चुका है? स्वतंत्र। बोला हम कुछ नहीं देंगे, हम जो है टैक्स शराब नहीं देंगे, हम स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे? शासन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अवध भी, अवध में भी 1722 ईस्वी में शासक जो बनता है वो सादत खां बनता है। सादत खां। सादत खां कहता है हम जो है अब अवध का स्वतंत्र क्या है? नवाब है। अवध का स्वतंत्र नवाब है। ठीक है। तो अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया? नाम क्या है? सादत खां। पूछा जाएगा कब किया? 1722 में। बात समझ में आया यहां तक? और इसके पश्चात क्या होता है? तो इसके पश्चात 1723 ईस्वी में, 1723 ईस्वी में, अब 1723 ईस्वी में होता क्या है? तो ये टैक्स की वसूली के लिए, किसकी वसूली के लिए? टैक्स की वसूली के लिए रेवेन्यू, सेटलमेंट क्या है? अभी क्लास लेने भी नहीं बताएंगे, हम क्लास लेने के बाद ही बताएंगे। ठीक है, वेट करो। रेवेन्यू सेटलमेंट कौन सा शुरू किए? रेवेन्यू सेटलमेंट शुरू कर दिए। कब शुरू किए? 1723 ईस्वी में। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक तो शासन प्रशासन काफी मजे से चल रहा है। किनका? सादत खां का। और सादत खां को होता क्या है कि एक उपाधि भी मिलता है। उपाधि देता है मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्या देता है? उपाधि देता है। उपाधि क्या था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि देता है। किसका उपाधि देता है? बुरहान उल मुल्क। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य का प्रकाश, राज्य का प्रकाश। सोचिए, तो राज्य का प्रकाश की उपाधि देता है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। किसको? सादत खां को देता है। और याद करिए, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता था? पता है ना? गौतम बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। तो याद रखना है कि इसको जो है राज्य का प्रकाश यानी बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन दिया? मोहम्मद शाह रंगीला दिया। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला शासन प्रशासन, अब इनका शासन प्रशासन भी थोड़ा सा देख लीजिए कब तक, कब से कब तक है। तो 1722 से 1739, 1722 से कब तक? 1739 ईस्वी तक सादत खां क्या करते हैं? शासन प्रशासन करते हैं। और सादत खां जब शासन प्रशासन करते हैं तो इन्हीं के शासन काल में एक घटना घटता है 1739 ईस्वी को।
1739 ईस्वी को एक ईरान का शासक था। कहाँ का था? ईरान का शासक था। अभी तो ईरान का हालत खराब है, ईरानो हालत खराब कहने हैं क्या जी, अमेरिका का। तो ईरान का उस समय शासक हुआ करता था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। और ये इतना ज्यादा खतरनाक शासक था, इतना ज्यादा खतरनाक शासक था कि वर्ल्ड इतिहास में, विश्व इतिहास में एक शासक हुआ था नेपोलियन। नेपोलियन, इनका तुलना नेपोलियन से किया जाने लगा और इन्हें कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। क्योंकि ईरान के थे ना, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। किन्हें कहा जाता है? नादिर शाह को, ईरान का नेपोलियन। और ये आक्रमण करते हैं 1739 ईस्वी में। कहां पर आक्रमण करते हैं? अवध पर। आक्रमण करने के लिए एकदम आते ही हैं कि अवध के राजा कौन हैं? सादत खान। सादत खान नादिर शाह को कहते हैं कि जो है कंगाल प्रांत पर आप आक्रमण कर रहे हैं, चले जाइए कहां? दिल्ली। दिल्ली चल जाइए आप। किसको बोला जा रहा है? नादिर शाह को, कि यहाँ जो है अवध में कुछ है, अवध में कुछ नहीं, आपको क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत धन संपत्ति मिलेगा। अकूत संपत्ति वाला, खूब ज्यादा संपत्ति वाला प्रांत कौन है? दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला देखते हैं खाली कार्यक्रम करते रहता है राज दरबार में। ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला वहां शासक होगा। तो होगा क्या कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित करता है, यानी उकसाता है कौन? सादत खान कि दिल्ली जाइए, दिल्ली पर आक्रमण करिए। क्यों? क्योंकि ये सोच रहा था कि दिल्ली पर आक्रमण करने जाएगा तो हम बच जाएंगे ना, अवध पर आक्रमण करेगा। तो नादिर शाह भी सोचा कि पहले दिल्ली पर ही आक्रमण कर लेते हैं। तो ये जाता है दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। कब? 1739 ईस्वी में। और दिल्ली में शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। उसको अभी तक कुछ पता नहीं है कि आक्रमण करने भी आ रहा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक होते हैं और दिल्ली को नादिर शाह खूब लूटा। खूब क्या किया? लूटा। धन खूब ज्यादा लूट लिया। लूटने के बाद नादिर शाह वहां पर एक सिंहासन था जिस पर जो है एकदम बैठकर नृत्य देखते थे। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन। क्या नाम था? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को क्या करता है? लेकर चल जाता है। ठीक है। शाहजहां बनाया था मयूर सिंहासन को। कौन बनाया था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? शाहजहां था। और अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? कोहिनूर हीरा। फटा है, कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। ठीक है। तुमको सोने बोले हैं? सोया का है? सोने बोले हैं तुमको कहीं का? बेंच पर सब जल्दी। ऐसे करके बैठल रहता है, ऐसे करके लगता है खाइबे नहीं करता है। तो कुल मिलाकर क्या बता रहे थे? बता यही रहे थे ना? भुला दिया लड़का। हाँ, कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर। कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा किसमें था? मयूर सिंहासन में था। और मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा था। तो वो हीरा कहां चला जाएगा? ईरान चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ईरान चला जाएगा। और मयूर सिंहासन को भी साथ लेकर जाता है, लेकिन रास्ता में बोलता है तनी अवध पर भी क्या कर देते हैं। और इस बात का ज्यों ही पता चलता है सादत खां को कि जो है अब लगता है कि हम पर भी आक्रमण करेगा, सादत खां क्या करता है? विष निकालता और विष पी लेता है। कौन? डर से। कौन? सादत खां। और इस प्रकार से विष पीकर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कौन? सादत खां। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, इस पर भी देख लीजिएगा आप लोग। ये सब पढ़ा दिया ना आप लोगों को। बुरहान उल मुल्क नादिर शाह का आक्रमण, धन प्राप्ति नहीं हुआ जिस कारण वापस लौटा और विष पीकर क्या कर दिया। तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी बना दिए हैं, कोई दिक्कत? अब आगे देखिएगा, आगे कौन है? सफदर
जंग। तो सफदर जंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, लिखे पढ़ा देते हैं। सफदर जंग, सफदर जंग। सफदर जंग आपको बताए थे कि बंगाल में भी ऐसे नाम है, वो क्या नाम था? सरफराज खां। तनी मिलता जुलता नहीं लग रहा है? ठीक है, सरफराज खां। तो सफदर जंग तो अवध का दूसरा, लेकिन सरफराज खां बंगाल का तीसरा। कौन होगा? तीसरा शासक होगा। तो याद रखना, सफदर जंग का शासन काल पूछा जाए तो कितना बोलिएगा? 1700 कितना से कितना? 1740 से कितना? 1754 है शायद ना, 1700 कितना है? 54 ही होना चाहिए। 1700 करने गया, इसी पेज में है, देख लीजिए एक बार, एक पेज और है ना। 1700 कितना? 54, 1754 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है 1754। तो होता क्या है कि अब बताइए अभी भी शासक कौन होगा? अभी भी शासक कौन होगा? अरे 48 तक तो रंगीला रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है ना। 1719 से 1748, 1719 से कितना? 1748। तो मोहम्मद शाह रंगीला ही होता है। और सफदर जंग का जो मूल नाम हुआ करता था, मूल नाम, उसका मूल नाम था अबुल मंसूर खां। क्या नाम था? अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां। ठीक है, तो मूल नाम क्या हुआ करता था? अबुल मंसूर खां हुआ करता था। और अबुल मंसूर खां जो था ये भतीजा था, यानी सफदर जंग भतीजा था। क्या था? भतीजा। किसका भतीजा था? सादत खां, सादत खां का भतीजा था। और चूंकि भतीजा था तो अपना पुत्री का विवाह सादत खां किससे कर देता है? सफदर जंग से कर देता है। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि भतीजा के साथ साथ क्या बन गया? अब ये दामाद भी बन गया। तो किसका दामाद बन गया? तो सादत खां का भतीजा और दामाद हुआ करता था कौन? सफदर जंग। और इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है। सिर्फ एक माँ का दूध नहीं पीना चाहिए, शादी उदी हो जाता है, बहन के साथ भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है जी? होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और अपने क्षेत्र में, अपने बिहार के एक बहुत बढ़िया बड़का टीचर हैं जो अपने भतीजे से शादी किए हैं, नाम नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा सफदर जंग की अगर हम बात करें तो सफदर जंग जो है, सफदर जंग इन्हें वजीर नियुक्त किया। वजीर क्या नियुक्त किया? वजीर नियुक्त किया था कौन? वजीर नियुक्त किया था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। ठीक है, तो वजीर नियुक्त कौन किया था? मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह जो वजीर नियुक्त किया था, इसीलिए सफदर जंग को वजीर नवाब भी कहा जाता है, वजीर नवाब भी कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास में वजीर नवाब के नाम से किसे जाना जाता है? सफदर जंग को जाना जाता है। बताइएगा सफदर जंग जो है, सफदर जंग जो है, बोल सकते हैं इनका मूल नाम क्या था? अबुल मंसूर खां। मूल नाम क्या था? अबुल मंसूर खां। और उसके बाद खां कौन? ये सादत खां का क्या था? दामाद और भतीजा हुआ करता था कौन? सफदर जंग। तो सफदर जंग का विवाह किसके साथ हुआ था? उसकी पत्नी का नाम तनिक देख लीजिएगा, क्या नाम है? सफदर जंग की पत्नी का नाम था नवाब सदर जहान आरा बेगम। नाम याद रहेगा, नवाब सदर जहान आरा बेगम। इनका मूल यानी नाम की बात किया जाए तो यानी इस नाम को और इस नाम से भी जान सकते हैं, सदर उन नीसा बेगम। तो क्या पुकारते होंगे? कौन? सादत सफदर जंग नीसा बेगम क्या पुकारते होंगे? वे पहले नवाब सादत अली खान यानी बुरहान उल मुल्क की क्या थे? पुत्री। और सफदर जंग उनके चचेरा क्या थे? भाई थे। और उनसे विवाह हुआ तब न दामाद और भतीजा बन गए।
हुआ कि नहीं हुआ जे? आगे जो बनने वाले हैं उनका नाम क्या है? 1754 से 1775 में शुजा उदौला, क्या नाम है? तो शुजा उदौला के बारे में हम लोग को क्या करना है, अब पढ़ना है। किसके बारे में? शुजा उदौला। पहला शासक कौन हुआ? सादत खां। शासनकाल कितना से कितना तक? 1739 से लेकर, नहीं 1722 से 1739। दूसरा शासक कौन हुआ? अरे 1722 से 1739। दूसरा शासक कौन हुआ? सफदरजंग। 40 से कितना? 54। 40 से 54। और तीसरा कौन होगा? तीसरा हो जाएगा आपका शुजा उदौला। शुजा उदौला। और इनका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1754 से 1775। और इनके काल में इतिहास में बहुत बड़ा बड़ा घटना हुआ। ठीक है, तो याद रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट है। ऊपर दो बताए वो भूल भी जाइएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इनके बारे में भूलिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, इनके बारे में सब बात याद रखिएगा। सबसे पहले इनके पापा का नाम की अगर बात किया जाए, अब्बा का नाम क्या था? पापा। अरे मुगल बादशाह का सबका नाम याद करवा देंगे। अहमद शाह होगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह हो जाएगा। ठीक है, आगे कौन सी बोल रहे थे? पापा। क्या बोल रहे थे? पापा यानी अब्बा। क्या जी? इनके पापा कौन होंगे? कौन होंगे? अरे इसके पापा कौन होंगे जी? डाउनलोड हुए हैं क्या? तो फिर अरे किसका होंगे पिता यानी बेटा? इससे पहले शासक कौन है? हाँ, डाउट हो रहा होगा कहीं भतीजा ना हो जाए, नहीं ना? तो कुल मिलाकर भतीजा तो भी बेटे में होता है जी। ठीक है, असली वाला ना रहे अलग बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर याद रखना, ये सरफराज खां का यानी पापा का नाम क्या हो जाएगा? सरफराज खां की सफदरजंग। ध्यान से नहीं तो घटना घट जाएगा। सफदरजंग क्या होगा? सफदरजंग। नहीं तो बंगाल वाला आ जाएगा कहाँ? अवध में। नहीं हो जाएगा? तो पापा का नाम सफदरजंग। मम्मी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मम्मी से मतलब मम्मी इतिहास बनाएगी तब ना पढ़िएगा। ठीक है, तो महिला लोग खाली खाना बनाती है, इतिहास नहीं। ठीक है, क्या चीज? नहीं नहीं, वो जो है वो तो बहन न थी जी। महिला लोग इतिहास यदि नहीं बनाई है, 2 4 5 महिला है भारतीय इतिहास में, 10 हो सकती है, और बाकी सब खाली खाना बनाना जानती थी। ऐसे ही बोलते हैं कि सही तो बात है जी। तो पापा थे सफदरजंग। अब इनके शासन काल में बहुत ज्यादा घटना घटा। 3 गो सबसे पहले घटना याद रखना है, युद्ध याद रखना है। एक घटा था पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध कहिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1761 ईस्वी से पहले कुछ हुआ था, उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बात समझ गए ना? डेट 20, 21, 22 हो सकता है, क्योंकि डेट अलग अलग बुक में रहता है अलग अलग। फिर याद रखना, इन्हीं के शासन काल में इलाहाबाद का क्या हुआ? संधि हुआ। क्या हुआ? इलाहाबाद का संधि। अच्छा, आपको बताए नहीं कि सादत खां अगर अलग है, सादत खां अगर शासन किया 1722 ईस्वी में शासन किया, तो वो राजधानी किसको बनाया था? ये नहीं बता पाए। राजधानी किसको बनाया होगा? फैजाबाद को। राजधानी किसको बनाया? फैजाबाद को। वही बाद में क्या बना? अयोध्या। क्या ये बताए थे? अयोध्या। ठीक है, तो याद रखना है। अभी याद आया तो आपको बता दिए, छूटे ना कुछ। तो 3 गो, पहला दूसरा और तीसरा 3 घटना घटा है। इलाहाबाद की संधि के बारे में भी आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन संधि, दूसरा या पहला। इलाहाबाद क्या संधि हुआ? 2 गो। तो दूसरा संधि याद रखना। दूसरा कब हुआ? कब हुआ? 16 अगस्त। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को, 1765 ईस्वी को। तो इस प्रकार से पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद का संधि।
और इस प्रकार से याद रखना है कि 3 युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 3 युद्ध हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाँ बोलिए, किसमें? ना, नहीं, ये अभी राजधानी चेंज नहीं करेगा, आएगा आशापुरदौला आएगा, चेंज करेगा, ठीक है, लखनऊ को बना देगा, आगे बताएंगे। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, इससे आपको याद दिमाग में चल रहा होगा, आपके दिमाग को अगर समझ पा रहे होंगे हम, तो दिमाग में आ रहा होगा कि तीसरा है तो दूग तो हुआ होगा। दिमाग में था कि नहीं था? तो पूछे नहीं ना, नहीं पूछे। डिस्टर्ब क्या हो जाएंगे, पूछने से डिस्टर्ब होते हैं। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये भी दिमाग में आना चाहिए कि पानीपत है कहाँ, तो याद रखना हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा एक राज्य है, पता है ना। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कहिएगा किसके किसके बीच हुआ? तो याद रखना है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था बाबर, कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो हारा कौन? तो हारा इब्राहिम लोदी। हारा कौन? इब्राहिम लोदी हारा, ठीक है, याद रखना। इब्राहिम लोदी क्या हुआ? हार गया। तो ये हो गया दूसरा युद्ध। देखिएगा, द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर ये पूछा जाएगा तो बोलिएगा 1556। कब बोलिएगा? अरे 17 लिखा है, 1556। कहिएगा ये किसके बीच हुआ? तो याद रखना है, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ। इसमें हेमू हार गया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की आप बात कर लें, तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, वो हुआ था मराठा और अफगान के बीच हुआ था। अफगान के बीच हुआ था, ठीक है। मराठा और अफगान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अफगान का साथ देता है कौन? अवध। अवध में कौन? शुजा उदौला अफगान का साथ देता है। क्यों? क्योंकि अवध जो है वो बहुत ज्यादा मराठा से परेशान रहता था। अब मराठा से परेशान रहेगा तो क्या ये मराठा का साथ देगा? ये तो चाहेगा कि मराठा बर्बाद हो जाए, ठीक है। और इसीलिए अफगान का साथ देता है कौन? अवध। और अवध जब अफगान का साथ देता है तो मराठा क्या होता है? हार जाता है। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि राजा बताए नहीं। राजा मराठा की अगर हम बात करें तो मराठा का राजा हो जाएगा, राजा मतलब उस समय का पेशवा। उस समय का क्या? पेशवा हुआ करता था। तो मराठा में एक पद था पेशवा, और उस समय पेशवा जो हुआ करता था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव का 2 पुत्र हुआ करता था। वो दोनों पुत्र नेतृत्व कर रहा था। और मराठा साम्राज्य में ऐसा एक भी घर नहीं था, एक भी घर ऐसा नहीं छूटा था जिसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति मरा हो। कम से कम एक तो मरा ही होगा। ऐसा ये युद्ध हुआ करता था। क्या आगाम बैठ फुसुर फुसुर कर रही है यहाँ? मोने मोने याद करो, मन मन, ठीक है। तो मराठा की अगर बात किया जाए तो मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। तो होता क्या है कि उनका दोनों राजकुमार पुत्र जो था वो युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। और मराठा साम्राज्य का हर एक घर से कोई ना कोई मारा गया। इस बात को जाकर एक पंडित, काशीराज पंडित बताते हैं, और इस बात को सुनकर इनको आता है हार्ट अटैक, इनका भी हो जाता है मृत्यु, ठीक है। तो इतना खतरनाक युद्ध था। इसमें अवध किसका साथ दिया? अफगान का साथ दिया। फिर दिमाग मारा होगा अफगान का राजा कौन था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, याद रखना। अब बक्सर का युद्ध की अगर बात किया जाए तो बक्सर का युद्ध 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। और बक्सर के युद्ध को तो हम पूरा ऑपरेशन कर दिए हैं कौन में? बंगाल के इतिहास में। तो क्या ये भी जानिएगा? ये तो पता ही होगा। त्रिकूट सेना
के बीच हुआ था त्रिगुट सेना और किसके बीच, अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें त्रिगुट सेना का हार हुआ और हार के बाद ही इलाहाबाद का संधि हुआ। और संधि के लिए इंग्लैंड से किसको बुलाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। चूंकि ये युद्ध लड़ा कौन था, हेक्टर मुनरो लड़ा था ना। ये बक्सर का युद्ध अंग्रेज की तरफ से कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। जबकि जबकि बोल सकते हैं कि इधर से क्या था, त्रिगुट सेना था ना। ये हारा, ये जीता, जीतने के बाद बुलाया किसको गया, रॉबर्ट क्लाइव को, और उसी के बीच हुआ इलाहाबाद का दूसरा संधि। तो ये सब का सब घटना किसके शासनकाल में हुआ। और इधर देखिए यानी अवध में ये सब घटना घट रहा है ना, उधर बंगाल में कौन होगा राजा, बंगाल में राजा कौन होगा, मीर कासिम होगा कि नहीं होगा। मीर कासिम बंगाल में राजा होगा और राजधानी बदलकर पटना से कहां कर दिया होगा, वो मुंगेर, अपना बेगूसराय के बगल में मुंगेर कर दिया होगा। और मुंगेर में एकदम गोला बारूद का फैक्ट्री स्थापित करके अब कई सारा ऐसा ऐसा कदम उठाएगा कि अंग्रेज उससे क्या होगा, नाराज हो जाएगा। जिसमें एक व्यापारी हुआ करता था राम नारायण, पटना का था न, जे जमींदार था, जो अंग्रेज का चाटुकार था। बोला सबसे पहले वैसे व्यक्ति को मारो जो अंग्रेज का क्या है, चाटुकार है। उसमें राम नारायण की हत्या हुआ तो अंग्रेज काफी दुखी हुआ, हमारा मित्र को मार दिया। भेजा एलिस को, याद आया, एलिस को भेजा कि 148 सैनिकों ले जाओ, ठीक है, और सबको क्या करो, किसको पकड़ के लाओ, मीर कासिम को पकड़ कर लाओ। और मीर कासिम क्या करता है, सब 148 सैनिक को पकड़कर अपने जेल में यहाँ बंद कर देता है, पटना में ही, कहता है पकड़ लो। एलिस को भी बंद कर देता है। इस बात का जब पता चलता है तो कहता है जिसको हम बनाए हैं किस क्या चीज, नवाब, मिर्जाफर को हटा के बनाए थे मीर कासिम को नवाब। और मिर्जाफर के बारे में तो पता ही होगा, अंग्रेजों रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता या गधा। अब बाद में उसको रुपया नहीं था तब न षड्यंत्र रचने लगा डच के साथ। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव का कुत्ता या गधा जो था उसको हटाकर किसको बनाया गया, मीर कासिम ऐसा ऐसा कदम उठाया कि अंग्रेज नाखुश हो गया, उसको भी पद से क्या किया, हटाएगा ना। अंग्रेज को भेजा है 148 को कि जाओ बंदी बनाओ, और सबको जेल में बंद कर दिया। और इस बात का पता चलता है ज्यों ही कि हमको पद से हटा दिया, तो ये भी काफी आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होने वाला होगा ही, बेगूसराय वाला है, बगले के नहीं अजय, बेगूसराय के बगल मुंगेर, तो थोड़ा सा गुस्सा तो उसको भी रहेगा। बेगूसराय वाला भाषे रोडिया होता है, नहीं होता है, तो बेगूसराय के बगल वाला मुंगेर का था। चूंकि पटना का था तो पटना मुंगेर बेगूसराय लगभग आसे पास है सब। तो सब 148 अंग्रेज को क्या किया, बोला जेल में ही सबको क्या करो, सब्जी की तरह मूली गाजर की तरह क्या करो, काट दो। सबको काट दिया और भाग कर कहाँ आएगा, यहीं इसके पास सुजाउदौला के पास, अवध के पास, ठीक है। और सुजाउदौला के साथ मिलके क्या करेगा, त्रिगुट सेना बनाएगा, कने गया यहाँ त्रिगुट सेना बनाएगा। अभी जाएगा सुजाउदौला के पास, दोनों विचार करेगा, कहेगा चलो कहाँ, दिल्ली, दिल्ली चलो शाह आलम द्वितीय के साथ। उनको अभी क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, और उनको भी साथ मिलाकर तीनों गुट बनाता है, तीनों सेना इकट्ठा करता है। फिर भी युद्ध में क्या होता है, हार जाता है, और हार के बाद होता है इलाहाबाद का संधि। ये कहानी समझ में आया, तो आगे देखिएगा, ये सब घटना तो घट ही गया। आगे है आसफ उदौला, अगला शासक कौन हो जाएगा, आसफ उदौला। देखिएगा अगला शासक हम लोग देखेंगे आसफ उदौला, आसफ उदौला। इनके शासन काल की अगर हम बात करें तो इनका शासन काल जो है 1775 से 1797। इनके शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इन्होंने अपना राजधानी बदल दिया। राजधानी बदल देते हैं। राजधानी क्या था, अयोध्या था, क्या था, फैजाबाद। क्या नाम था, फैजाबाद। राजधानी को फैजाबाद से बदलकर क्या करते हैं, ओ सॉरी,
लखनऊ। कौन कर लेते हैं? लखनऊ। लो खो नऊ, क्या कर लेते हैं? लखनऊ कर लेते हैं। इनके शासनकाल का सबसे फेमस घटना, और ये खूब पूछा जाता है अवध में, क्योंकि ये यादें नहीं रखता है बच्चा जल्दी। ठीक है, एकदम सिराज शुजा उदौला के बारे में नहीं याद रखता है, वो सबको याद रखता है, तो ये याद रखिएगा। फिर इन्हीं के शासन काल में इन्होंने क्या किया? लखनऊ में ही, यानी अपनी राजधानी में ही बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। बड़ा इमामबाड़ा का क्या किया? निर्माण करवाया। कौन? आसफ उद-दौला। कहेगा बड़ा इमामबाड़ा मतलब, इमामबाड़ा मतलब बता सकते हो कोई? इमामबाड़ा मतलब बिना पिलर वाला घर। बताइए कैसा बनाए होंगे बिना पिलर के। ठीक है, तो कुल मिलाकर बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कहाँ हुआ? लखनऊ में। तो पूछा जाएगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? कौन बनाया? आसफ। ध्यान रखना है, नोट में याद रखना है कि छोटा इमामबाड़ा भी, छोटा इमामबाड़ा भी कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में है, और इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह। ठीक है, इस प्रकार से शासन प्रशासन करते हुए इनका राम नाम सत्य हो जाता है। उसके पश्चात अगला शासक बनता है, और अंतिम शासक के रूप में वाजिद अली बनता है। वो अंतिम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि अंग्रेज से पहले जो सबसे पहले वाजिद अली। वाजिद अली कौन शासक बनता है? अब वाजिद अली की हम बात करें तो अवध का ये शासक हुआ करता था। इनके ही पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम, बेगम हजरत महल। तो इनके पत्नी का क्या नाम था? बेगम हजरत महल, जिन्हें भारतीय इतिहास में महक परी, महक परी के नाम से जाना जाता है। महक परी के नाम से जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? महक परी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम क्या था? वाजिद अली। और इसी समय याद रखना है, इन्हीं के शासन काल में भारत में एक ऐसा अंग्रेज गवर्नर को बनाकर भेजा जाता है, गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है, जो भारत के जो देसी रियासत जो था उसको लूटने का काम किया। ठीक है, नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इनका शासन काल 1748 से 1700 नहीं 1848 से 1856 इतना ये आए हैं भारत का क्या बन के? गवर्नर जनरल बनकर आए हैं। और इनको वहां से सिखा पढ़ाकर भेजा गया कि तुमको वहां हम इसीलिए भेज रहे हैं कि तुम भारत में जाओ और जैसे तुमको दिमाग लगाना है, जो नियम कानून बनाना है बनाओ, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना। स्थापना नहीं, स्थापना तो कब हो चुका है, अब तो क्या करना है? साम्राज्य विस्तार करना है। और इस प्रकार से ये कहकर भेजा गया। ये आता है भारत में, और उसके बाद राज हड़प नीति शुरू करता है। कौन सा हड़प नीति? राज हड़प नीति। जैसे मन वैसे, जैसे हुआ, जो पेच लगाने का मन हुआ लगाया, और उस आधार पर हर एक प्रांत को क्या करना शुरू किया? हड़पना शुरू किया। इसीलिए इनके नीति को कहा गया राज हड़प नीति। ठीक है, और उसमें सबसे पहले नजर जाता, सबसे पहले नहीं उसके मतलब बाद भी जाता है लास्ट में किसको? अवध। अवध। अब अवध में क्या करता है? दिमाग लगाता है कि अब अवध को कैसे मिलाएं। अवध को कैसे मिलाएं? तो होता क्या है कि अवध में एक अधिकारी को भेजता है, जिसका नाम होता है, अवध में किसको भेजता है? एक अधिकारी को भेजता है जिसका नाम होता है जेम्स आउटरम। नाम क्या होता है? जेम्स आउटरम। और जेम्स आउटरम को भेजा जाता है, और उसको कह देता है कि जेम्स आउटरम को कि तुमको रिपोर्ट ऐसा बनाकर देना है कि उस रिपोर्ट में लिखा हो कि अवध का शासन प्रशासन करने में
वाजिद अली सक्षम नहीं है, अवध का शासन प्रशासन अच्छा से नहीं चल रहा है। सेम टू सेम वही बात लिखकर दे दिया डलहौजी को, और जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ही अवध में कुशासन का आरोप लगाया। किसका आरोप लगाया? ये रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में किसका? कुशासन। क्या क्या लगाया? आरोप लगाया, आरोप लगाया, और कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में किसको? अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। यही मंशा था क्या? बताइए, जो कंपनी व्यापार करने आई है 56 तक, अवध को भी नहीं छोड़ा। बंगाल को तो मिला ही लिया, और 1856 ईस्वी तक अवध को भी छोड़ा। अब बेचारी क्या करेगी? अबला नारी बन चुकी है ये। कौन सा नारी बन चुकी है? मतलब जिसका पति मर जाता है वो कौन नारी हो जाती है? और इसको एक अल्प वयस्क पुत्र भी है, अल्प वयस्क पुत्र भी है, जिसका नाम है वीरगेश कादिर। क्या नाम है? वीरगेश कादिर। तो ये महिला अब क्या करेगी? क्या अंग्रेज का शरण ले लेगी? नहीं, अंग्रेज का शरण नहीं लेगी। बेगम हजरत महल क्या करती है? संघर्ष करती है। किसके साथ? अंग्रेज के साथ। ये वीरगेश कादिर को अपना नवाब घोषित कर देती है, और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। किसके विरुद्ध? अंग्रेज के विरुद्ध। कहां? लखनऊ में। और इस प्रकार से 56 के बाद सोचिए एक ऐतिहासिक घटना घटता है, सिपाही विद्रोह 1857 में। और 1857 के क्रांति में ये कहां से नेतृत्व करती है? लखनऊ से नेतृत्व करती है। कौन? बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल 1857 के क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व करती है, अवध से, अपने अल्प वयस्क पुत्र वीरगेश कादिर के साथ ही। लेकिन बेचारी हार जाती है, और हारने के पश्चात ये भाग कर चल जाती है। कहां? भाग कर नेपाल चली जाती है। कहां चली जाती है? और उसके बाद क्या घटना घटता है उसके बारे में आप लोग को कोई जानने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से अवध में शासन प्रशासन यानी अवध को अपने अंदर मिला लिया। कौन? अंग्रेज। और इसी प्रकार से अब बारी किसका है? अब बारी है मैसूर का। मैसूर को भी इसी प्रकार से मिलाएगा। और मैसूर का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था जिसका नाम था हैदर अली। ठीक है। और हैदर अली को बचपन से ही शौक था कि हम अंग्रेज को क्या करें? भारत से खदेड़ दें, भारत से भगा दें। लेकिन अंग्रेज के द्वारा हैदर अली का हो जाता है मृत्यु। लेकिन हैदर अली का एक शेर पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी अंग्रेज से संघर्ष करता है, लेकिन कोई देसी रियासत उसका साथ नहीं देता है, और कोई देसी रियासत उसका साथ नहीं देता है, जिस कारण वो भी अंग्रेज के द्वारा क्या होता है। और इस प्रकार से मैसूर भी किसका हिस्सा हो जाता है। तो ये कहानी को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है।